Good morning, student. Today we are going to start new chapter, budget. It is the second last chapter of the first book. First book mean macroeconomics. इस जब चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में बजट में हम लोग जनरली देखते हैं एक ऐसा वर्ड है जो हमें हमेशा ही विजिबल दिखाई देता है। बजट वर्ड हम लगातार सुनते रहते हैं। जब गवर्नमेंट बजट लेकर आती है फरवरी के लास्ट में या मार्च की स्टार्टिंग में, तो लगातार हम लोग देखते हैं कि सारे न्यूज़पेपर एस्टिमेट करते हैं कि इस बार का बजट कैसा रहेगा, कंसेशन होगा कि नहीं कंसेशन होगा, गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे कि गुड्स के प्राइसेस डिक्रीज होंगे, कि टैक्सेशन पॉलिसीज क्या होंगी। ये सारी बातें इसमें डिस्कस होती रहती हैं। और फिर उसके बाद जब बजट इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हम लोग उसमें देखते हैं कि 2 बार डायग्राम बन के न्यूज़पेपर में सुबह दिखाई देते हैं। और उसमें एक में क्या दिखाई देता है कि जो भी इनकम आएगी तो कहाँ से आएगी, और जो भी एक्सपेंडिचर होगा तो किस किस जगह पर एक्सपेंडिचर होगा। तो ये प्लानिंग होती है किसकी, एक प्लान्ड रिसीप्ट की और एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट की। तो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को बजट के रूप में हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, बजट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अभी हमने ये दो टर्म यूज किए थे। एक टर्म क्या यूज किया था, रिसीव्ड, और दूसरा क्या था, एक्सपेंडिचर। रिसीव्ड का मतलब इनकम जनरेट कहां से होगी, और एक्सपेंडिचर का मतलब कहां इनकम जाएगी कहां। फिस्कल ईयर सभी को पता है, इसी को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, इसी को फिस्कल ईयर कहते हैं। तो ये एक टर्म ऐसा है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को जाकर खत्म होता है। ये पूरे साल का एक पीरियड होता है। तो इसकी ये डिफिनीशन है। फिर आप देखेंगे इसमें द रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर शोज इन द बजट आर नॉट द एक्चुअल फिगर बट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द कमिंग फिस्कल ईयर। दी कमिंग फिस्कल ईयर की एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। कमिंग फिस्कल ईयर का मतलब क्या है कि अगर मुझे 2020 एंड 2021 इनका बजट इंप्लीमेंट करना है, तो बजट हम क्या बनाएंगे, हम 2020 का मतलब क्या 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 2021 का मतलब क्या 31 मार्च तक ये क्या रहेगा, जाएगा। तो जब हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब 1 अप्रैल के पहले ही हम बजट एस्टिमेट कर लेंगे। जो बजट हमारे पास बनेगा तो वो बजट कब का होगा, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। लेकिन उसको हमने बनाया क्या होगा, 1 अप्रैल 2020 से पहले। तो ये बजट क्या होता है, एस्टिमेटेड बजट होता है, जो ऑन फ्यूचर हम कितना इनकम जनरेट करेंगे और कहां पर इनकम का एक्सपेंडिचर होगा, इसको पूरे को ये डिस्क्राइब करता है। तो बजट जो होता है ये प्रिपेयर्ड होता है सभी लेवल पे। वैसे तो बजट एक घर के लेवल पे भी होता है, लोगों के सोसाइटी के लेवल पर भी होता है, जहां सोसाइटी बेस्ड यानी पीपल्स रहते हैं वहां पर होता है। लेकिन जनरली अगर गवर्नमेंट के सेंस में इसको देखा जाए, क्योंकि बजट जो हम सबसे ज्यादा किसको सुनते हैं, गवर्नमेंट के बारे में सुनते हैं। तो बजट जो है वो किस लेवल पे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, लोकल गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है। तो ये सभी लेवल पे बजट होता है। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो भी एनुअल बजट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। इट इज आल्सो नोन एज द यूनियन बजट। इसको यूनियन बजट के नाम से भी जाना जाता है। तो बजट जो होता है एस्टिमेट एक्सपेंडिचर एंड रिसीव्ड आर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ये दोनों भी एक्सपेंडिचर को रिसीव्ड को गवर्नमेंट की प्लानिंग उसके ऑब्जेक्टिव के बेस से इसको प्लान किया जाता है। इंडिया में बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच डे एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट। जनरली इसको माना जाता है कि जो बजट होता है लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी, ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी को रहता है, प्रेजेंट किया जाता है, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च को प्रेजेंट किया जाता है। बट इट कैन बी वेरी, ये चेंज भी हो सकता है। और चेंज किसके बेस से हो सकता है, प्रेसिडेंट से परमिशन के साथ में इसको प्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। इसको इम्प्लीमेंट किया जाए उसके पहले इसको पार्लियामेंट में अप्रूव करना जरूरी होता है। अप्रूवल के बाद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो बजट आता है, जो यूनियन बजट हमारी कंट्री में यूज होता है, जिसको बनाया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है
reallocation of the resources. Through budgetary policy, government aim to reallocate the resources in according to the economic mean profit maximization and social mean public welfare priorities of the government. Government can do this through. तो इसको कैसे कैसे इसमें आप देखें, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि बजट के पीछे दो ऑब्जेक्टिव होते हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव इज द पब्लिक वेलफेयर. इसके बेस से ही बजट को प्रिपेयर किया जाता है. तो सबसे पहले जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, पब्लिक वेलफेयर है, तो टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज. सबसे पहला उसका स्टेप्स गवर्नमेंट के क्या होता है? बजट में क्या करती है? टैक्स कंसेशन करती है या सब्सिडीज प्रोवाइड करती है. और इसका मेन मोटो क्या होता है? टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट कैन गिव कंसेशन, सब्सिडीज ईटीसी टू द प्रोड्यूसर. ये प्रोड्यूसर को ये सारी चीजें देती है जिससे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करे, कम रेट में प्रोडक्शन करे, सोसाइटी के हर पीपल्स तक इसको आसानी से पहुंचाया जा सके. फिर डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. If private sector does not take interest, government can directly undertake the production. तो हमारी कंट्री में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जैसे रेलवे हुआ करता था. फिर उसके बाद दूसरा सेक्टर था जहाँ पर एरोप्लेन वगैरह यानी HAL जो हमारी कंट्री में जहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, या फिर BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, या फिर इसके बाद हमारे पास बहुत सारी NTPC इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, तो NTPC, ये सारी चीजें जो हैं ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको गवर्नमेंट डायरेक्ट हैंडल करती है, क्योंकि ये सारे वो सेक्टर्स थे जहां ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी. और इन सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके जिसकी प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती थी, एक लंबे समय तक नहीं कर सकता था. इसलिए इसको गवर्नमेंट ने अपने पास खुद रखा, जिससे सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जा सके. तो बजट का यही सबसे बड़ा मेन मोटो होता है. फिर बजट का सेकंड जो मोटो होता है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ. इनकम वेल्थ में क्योंकि कंट्री इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, वन इज रिच पीपुल एंड सेकंड कैटेगरी में कौन पीपुल आते हैं? पुअर पीपुल आते हैं. तो इन दोनों कैटेगरी को हमें ध्यान में रखना है. तो गवर्नमेंट एम टू इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन दिस एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर. तो हमारी कंट्री में देखते हैं कि जैसे ही इनकम इंक्रीज होती चली जाती है, वैसे वैसे टैक्स का रेशियो बढ़ता जाता है, क्योंकि जो रिचर पीपल है उनसे टैक्स का एक पार्ट लेकर उसको लोअर सेक्शन में इन्वेस्ट करना होता है. फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी. तो गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर. फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट कर लेती है, जिससे क्या होगा? जब एक्सपेंडिचर अपना घटाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी. डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई और डिमांड बैलेंस हो जाएगी. इससे जो वैल्यू गिरती चली जा रही थी करेंसी का, मतलब गुड्स के प्राइसेस क्या होते जा रहे थे? इंक्रीज होते जा रहे थे, वो मैनेज हो जाते हैं. डिफ्लेशन में उल्टा होता है. गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट एक्सपेंडिचर एंड गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी. इसमें क्या होता है? करेंसी स्ट्रांग होती है, वो भी नहीं सही कि जैसे जैसे सप्लाई ज्यादा होती जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो प्राइसेस गिरते हैं. तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप्स लेती है. सारे स्टेप्स बजट में लिए जाते हैं. फिर फोर्थ इसका ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज. दीज आर द लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज लाइक नेचुरल मोनोपोलीज एंड व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड बाय द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो नेचुरल मोनोपोलीज इज ए सिंगल फर्म कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज at the cost which is lower than the many competing firm. गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, मैनेज करती है, कंट्रोल करती है नेशनल मोनोपोली, जैसे रेलवेज है, पोस्ट ऑफिस है, या फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, टू प्रमोट द पब्लिक वेलफेयर. तो ऐसे ये अलग है, बहुत सारे. तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ तो ये पोस्ट ऑफिस होगा, लेकिन उसके साथ साथ पोर्ट भी होता है. ये सारी चीजों को ये क्या करती है? मैनेज करती है, और मैनेज करके इनको कंट्रोल किया जाता है. ये भी गवर्नमेंट का एक काम है. फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है. द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री डिपेंड ऑन द राइज ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट मेक्स वेरियस प्रोविजन इन द बजट टू रेज ओवरऑल ऑफ द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री. कंट्री के ओवरऑल सेविंग इन्वेस्टमेंट को ये क्या करती है? आसानी से मैनेज करती है.
जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगी, कंट्री डेवलप। ये भी बजट का ही मेन मोटो। आप देखोगे जब बजट पेश होता है तो बताते हैं कि नेक्स्ट ईयर जीडीपी कितनी रहेगी। रिडक्शन इन रीजनल डिस्पर्टीज, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स हैं, सम स्टेट्स आर वेरी रिच एंड सम स्टेट्स आर वेरी पुअर। तो गवर्नमेंट बजट क्या करता है, ये रिड्यूस करता है इंटर स्टेट डिस्पर्टीज। इसके लिए क्या करता है कि कुछ में टैक्सेशन ज्यादा लगाता है, एक्सपेंडिचर पॉलिसी कहीं पर ज्यादा इंपोज करता है। जैसे बैकवर्ड है, जैसे सेवन सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, ऐसे स्टेट को ज्यादा फंड प्रोवाइड करके उनको डेवलप करने की कोशिश करता है। जो रिचर स्टेट है उनके ऊपर टैक्स इंपोज करके उनके कम उनमें एक्सपेंडिचर करता है। तो ऐसे इसको बैलेंस करने की भी कोशिश बजट में की जाती है। तो ये बजट थे, ये ऑब्जेक्टिव थे। इसके बाद आपको ये 4 क्वेश्चंस करने। फर्स्ट क्या, डिफाइन गवर्नमेंट बजट। सेकंड, स्टेट 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। थर्ड, हाउ कैन अ गवर्नमेंट बजट हेल्प इन द रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। एक्सप्लेन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ओके, थैंक यू।